ठीक है, दरवाजा बंद करें सर। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. This is the third class in the series of emergency topics related to the respiratory system. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पल्मोनरी गैजेट्स जो है वो डिस्कस किए। अच्छा, वॉइस क्लैरिटी में अगर कोई इशू हो तो वो अभी से बता दें। सबसे पहले हम लोगों ने पल्मोनरी गैजेट्स डिस्कस किए, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हमने देखी जो कि विच आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सेकंड लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी फेलियर और ऑक्सीजन थेरेपी को डिस्कस किया। टुडे इज द लास्ट क्लास इन दिस सीरीज। और आज जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हिच इज एबीजीज इंटरप्रिटेशन। तो एबीजीज क्या है? बेसिकली पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देख लेते हैं। व्हाट इज इन एबीजी और आर्टेरियल ब्लड गैस, understanding acid base relationship, approach to what should be the general approach to ABG interpretation, clinical causes, कुछ clinical condition जो कि abnormal ABGs करवाती हैं, then some case studies. तो ABG है क्या? बेसिकली it is arterial blood gas drawn from the artery. नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, रूटीनली हम लोग जो सैंपल जो भी ब्लड सैंपलिंग करते हैं वो हम विनस सैंपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आर्टीरियल सैंपल लेंगे which is drawn from an artery. जनरली कौन कौन सी जो है वो कॉमनली आर्टरीज हम लोग इसके लिए यूज करते हैं? आर्टरीज which are radial, brachial and femoral. अब ये जो साइट्स हम इसलिए चूज करते हैं बिकॉज दे आर ये इजीली एक्सेसिबल है। रेडियल है, ब्रेकियल है, फेमोरल है, ये इजीली एक्सेसिबल है, इजीली इसको हम पंक्चर कर सकते हैं। और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो हम उसको प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग स्टॉप भी कर सकते हैं। इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर क्योंकि हम पेशेंट को प्रिक कर रहे हैं और आर्टरी को कर रहे हैं। आर्टरी के अंदर प्रेशर जो है वो हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू वीनस ब्लड, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। So caution must be taken with patient on anticoagulant. अगर कोई पेशेंट पहले से एंटीकोगुलेशन थेरेपी पे है, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। तो helps differentiate oxygen deficiencies from primary ventilatory। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें जो हम आगे जैसे जैसे करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगी। अब क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें एबीजीज से पता चलते हैं? अगर आप लोगों ने कोई एबीजीज की रिपोर्ट देखी हो, एक बहुत ही लंबी चौड़ी रिपोर्ट होती है जिसमें कोई 15-20 वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हम लोग वो चीजें डिस्कस करेंगे जो कि क्लिनिकली और प्रैक्टिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो भी जजमेंट है वो सारी उसी के ऊपर होती है। तो बाकी चीजों को हम लोग डिसरिगार्ड कर रहे हैं फिलहाल के लिए। वी चेक द पीएच, ठीक है, पीएच या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देन दूसरा पैरामीटर होता है PCO2 which is partial pressure of carbon dioxide. Third parameter is the PO2 or partial pressure of oxygen and bicarbonate, base excess and oxygen saturation. SaO2 या जो हमने देखा था कि जो पल्स ऑक्सीमीट्री से हम लोग चेक करते हैं, that is oxygen saturation. एसिड बेस रिलेशनशिप जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हम क्यों उसको जो है ना डिस्कस करने के लिए जो है ना इतने ज्यादा कीन है? बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज वेरी क्रिटिकल फॉर द होम्योस्टेसिस। बॉडी की जो जितने भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एसिड बेस रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। significant deviation from normal pH are poorly tolerated। ठीक है, अब जैसे बाकी रीडिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर नॉर्मल से 2-3 डिजिट का या 5-10 का अगर डिफरेंस होता है तो ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आती है, लेकिन पीएच के हिसाब में अगर हम बात करें तो 1 या 2 डिजिट की जो है ना वेरिएशन से भी बहुत ज्यादा जो है ना वो आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पीएच को नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन रखना जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। और मेन जो इसमें आपके बफर सिस्टम्स हैं जो कि पीएच को मेंटेन करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे आर रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम्स। अच्छा, केस स्टडीज को मेरे ख्याल से हम बात के लिए कर लेते हैं। हम पहले जो है ना वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को वो कर लेते हैं। तो देयर आर 2 बफर्स, वो तो सिस्टम्स थे। There are 2 systems which are
इसेंशियल, वो है एक रीनल सिस्टम है और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बफर्स कौन से हैं जो कि इसमें सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो बाइकार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो और बेस बाइकार्बोनेट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। These buffer are linked to the respiratory and renal compensatory system. रेस्पिरेटरी कंपोनेंट जो है वो क्या करता है? अब ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब भी वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। अब ये जो H2CO3 है ये हाइड्रोजन और बाइकार्ब में जो है वो डिवाइड होता है। तो हाइड्रोजन जो है वो एसिड होता है, तो जब भी बॉडी के अंदर H2CO3 एक्सेस में होगा तो बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ेगी। अब लंग्स जो है वो किस तरह से हेल्प करते हैं? जब आपका ज्यादा PCO2 वॉश आउट होगा, CO2 जो है वो खुद एक एसिड नहीं है, लेकिन इसका जो एंड प्रोडक्ट है जब ये वाटर के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड जो है वो बनता है विच इज एन एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं लंग्स के थ्रू तो इनडायरेक्टली हम बॉडी से एसिड जो है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह से लंग्स जो है वो एसिड बेस बैलेंस में अपना रोल प्ले करते हैं कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड बाय द लंग्स। किडनी जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है? किडनी आपकी बाइकार्बोनेट, बेसिकली जो भी एसिड और अल्कलीज बॉडी के अंदर होते हैं उनकी एक्सक्रीशन और उनकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अल्टीमेटली किडनीज के थ्रू होती है, जो आपका ट्यूबुलर सिस्टम होता है उसके थ्रू होती है। तो आपकी जो भी यानी कि अगर हम ये देखें कि कौन सा ज्यादा पावरफुल जो सिस्टम है, तो लंग से ज्यादा जो है वो पावरफुल सिस्टम जो है वो किडनी है। और बेसिकली अब हम इसको बहुत ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन चीज यही है कि जो आपकी एसिड और अल्कलीज की एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है उसको रेगुलेट करती है किडनी, और इस तरीके से जो है वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है, ये वही चीज हमने डिस्कस की बने कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और यही कार्बोनिक एसिड फिर बाइकार्ब और हाइड्रोजन में डिवाइड होता है। These are the normal acid base values. pH की जो नॉर्मल रेंज है, अब ये ही चीजें जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर बाकी सारी डिस्कशन जो है वो बेस्ड है। pH की नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45। PCO2 की नॉर्मल रेंज है 35 टू 45। अब ये वैल्यूज है विच यू नीड टू रिमेम्बर, क्योंकि इसको याद किए बगैर जो है वो आपको आगे वाली चीजें समझ नहीं आएंगी। PO2 जो है वो एज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जनरली इसकी जो है वो 80 टू 100 या इवन 60 तक भी हम लेते हैं। जो लोअर लिमिट होती है PO2 की वो 60 होती है, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एज डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उस पेशेंट का जो PCO2 है नॉर्मल इंडिविजुअल का भी वो एक्सपेक्टेड PO2 जो है वो कम होता जाता है। बाइकार्ब की जो नॉर्मल वैल्यू है रेंज है दैट इज बिटवीन 22 टू 26 मोल्स पर लीटर। बेस एक्सेस जो है वो -2 से +2 होता है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो ज्यादातर 95% से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये तो थी वो नॉर्मल वैल्यूज जो कि हम लोगों ने डिस्कस की। तो एसिडोसिस में क्या होगा? अब हम लोग डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं। एसिडोसिस में pH जो है वो 7 दैट विल बी less than 7.35. Any pH less than 7.35 is acidosis, and any pH more than 7.45 is alkalosis. pH जो एसिडोसिस होता है वो अगेन फिर दो टाइप्स का होता है। इट कैन बी रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन और मेटाबॉलिक, जो कि हमने डिस्कस किया कि दो ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो रेगुलेट करते हैं। तो एसिडोसिस जो है इट कुड ईदर बी रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन और मेटाबॉलिक। अब अगर ये रेस्पिरेटरी ओरिजिन का होगा तो इसमें PCO2 रेज्ड होगा, जो नॉर्मल उसकी वैल्यू है वो 45 तक है। अगर pH आपका लो है और PCO2 रेज्ड है तो दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, क्लियर। दूसरा होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा? अब ये जो बाइकार्ब है दिस इज एन अल्कली, बाइकार्ब इज एन अल्कली। तो जब अल्कली बॉडी के अंदर कम होगा तो भी इनडायरेक्टली एसिडिटी बढ़ेगी। तो
मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर बाइकार्ब जो है वो कम हो रहा है और रेस्पिरेटरी के अंदर PCO2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और यही चीजें अगर आप रिवर्स में करें तो वो अल्कलोसिस वाला पैटर्न हो जाएगा। अल्कलोसिस में क्या होगा, पीएच मोर देन 7.45। अगर ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है तो उसमें बॉडी PCO2 वॉश आउट करेगी। वॉश आउट करने से ये होगा कि एसिड कम होगा तो आपका पीएच अल्कलाइन की तरफ होगा। जब PCO2 अगर लेस देन 35 है तो ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, और बाइकार्ब अगर मोर देन 26 है तो दिस इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। चीजें थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो लग रही होंगी, लेकिन एक दफा आपको नंबर्स ये सारे जो है अगर क्लियरली समझ आ जाए तो दिस इज ऑल द नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो फिर इस पे आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो है वो बेसिकली क्या होता है, अच्छा चैट बॉक्स नहीं थी। तो थिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एसिड। थिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एसिड जो हमने डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक एसिड ही समझेंगे, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो एसिडोसिस होगा। तो लंग्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर सकेंगे तो पीएच जो है वो ड्रॉप होगा, PCO2 मोर देन 45 हो जाएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगी और पीएच जो है वो इंक्रीज होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कॉजेज है, बेसिकली एनी कंडीशन व्हिच कॉजेज रेस्पिरेटरी फेल्यूर, तो उसमें जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस है। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी फेलियर जब डिस्कस किया था तो वी डिस्कस द नॉर्मल रेस्पिरेटरी पाथवे। एक बहुत लंबा चौड़ा पाथवे था जो कि ब्रेन स्टेम से स्टार्ट हो रहा था और जो कि लंग्स के जो है वो जाके एंड हो रहा था। तो बहुत लंबा पाथवे था, उसमें नर्व्स भी थी, स्पाइनल कॉर्ड था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पे इस पाथवे में कोई भी चीज होगी जो कि कोई भी कंपोनेंट अफेक्टेड होगा उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो अब जैसे देखिए एम्फाइसीमा तो है ही बेसिकली, ये दिस इज अ टाइप ऑफ COPD, इस पे रेस्पिरेटरी फेलियर हम लोग कॉमनली देखते हैं। ड्रग ओवरडोज से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन स्टेम के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर है दैट विल बी सप्रेस्ड। नार्कोसिस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सारी वो कंडीशन है जिसपे आपका वेंटिलेशन, आप इसको इस तरह से समझेंगे कोई भी ऐसी कंडीशन जो नॉर्मल वेंटिलेशन को अफेक्ट करती है तो वो आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करवाएगी। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब होगा जब किडनी का फंक्शन जो है वो इम्पेयर्ड होगा, या जब भी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कम होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, पीएच लेस देन 7.35 होगा और बाइकार्ब जो है वो होगा लेस देन 22, जो नॉर्मल की लोअर लिमिट है उससे कम होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेस जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं, और क्लिनिकली जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है क्योंकि बहुत सारी कंडीशन है जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रीनल फेल्यूर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस। अभी लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो कोई भी ऐसी कंडीशन जब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होगा तो आपका लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप हो सकता है। जब भी ऑक्सीजन कम होगी बॉडी के अंदर तो बॉडी जो है वो एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ स्विच करेगी। तो लैक्टिक एसिडोसिस का जो कॉज है वो होता है हाइपोक्सीमिया। एक्सेसिव डायरिया में क्या होगा कि आपका जो लोअर जो जीआई सिक्रीशन है, क्योंकि डायरिया में जो है वो लोअर जीआई सिक्रीशन जो है वो ज्यादा आपकी दे आर बीइंग लॉस्ट, उसके अंदर बाइकार्ब बहुत ज्यादा होता है, दे आर वेरी रिच इन बाइकार्ब। तो जब बाइकार्ब बॉडी से एक्सेसिव लूज होगा, यानी इसमें एक क्या हो रहा है, एक तो बॉडी के अंदर एसिड जमा हो रहा है जो कि रीनल फेलियर में हो रहा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हो रहा है और लैक्टिक एसिडोसिस में। दूसरा ये होता है कि अगर बॉडी से अल्कली जो है वो ज्यादा एक्सक्रीट हो रही है जैसे कि डायरिया में होता है, तो एक्सेसिव डायरिया इज वन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को समझना जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको सिर्फ हाइपरवेंटिलेशन से याद रखें तो इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, क्योंकि हमें पता है
कि वेंटिलेशन ही से ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मूवमेंट रेगुलेट हो रही है। वेंटिलेशन को हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल होगा, और वेंटिलेशन जितनी कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगा। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपर वेंटिलेशन हो, यानी वेंटिलेशन का रेट बढ़ जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा बॉडी से एक्सेल होगी, और अल्टीमेटली पीएच पे एंड रिजल्ट क्या होगा कि पीएच विल बी इंक्रीज। तो pH will be greater than 7.45 and PCO2 will be less than 35. अब इसकी भी बहुत सारी कंडीशंस होती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कराती है, ठीक है। एक तो एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपोक्सीमिया होगा तो क्या होगा, बॉडी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन हो ताकि हम ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंदर मूव करे। तो उसमें जब भी वेंटिलेशन का रेट बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है, तो इसीलिए हाइपर वेंटिलेशन लिखा हुआ है। देन पैनिक अटैक्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर नहीं होता लेकिन वो बहुत ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, तो पैनिक अटैक्स होते हैं, उसमें भी पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं। एनी काइंड ऑफ पेन, ठीक, कोई भी पेन होगा उसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है, जैसे कि साइनस टेकीकार्डिया का मैकेनिज्म है। तो साइनस टेकीकार्डिया के बहुत सारे काजेज हैं, उसमें फीवर भी है, पेन है, एंजाइटी है, यही सारी चीजें जो है आपके रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी करवा सकती हैं, क्योंकि ये बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो पेन, प्रेगनेंसी, एनीमिया और सैलिसिलेट ओवरडोज, बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन एक आप पैथोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से याद रखें और दूसरी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होगा कि पीएच जो है वो, अल्कलोसिस नाम से ही पता चल रहा है कि पीएच जो है वो इंक्रीज होगा, और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि पाइकार्ब जो है वो एलिवेटेड होगा, ग्रेटर देन 26। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है वो क्यों हो सकता है किसी पेशेंट को। अच्छा, अब ये था कि ये जनरली ये जो एबीजीज की क्लास है, इससे एन इंटरैक्टिव टाइप ऑफ क्लास, क्योंकि जब हम रूटीन में ले रहे होते थे और आप लोगों के भी इस पे इंटरेक्शन होता था और रिस्पॉन्स आता था, तो उसकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होती थी कि आपको कितनी जो है ना चीजें समझ आ रही है। बट अब चूंकि लिमिटेशंस हैं, हम उस तरह की क्लास नहीं ले सकते, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम चीजों को जितना सिंपल जो है वो रख सके। एपीजीज आपको किसी दूसरे फोरम पे नहीं सिखाई जाएगी या पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इसके लिए ना तो हमने कोई बीबीएल रखा है और ना ही कोई लेक्चर है। तो दिस इज द ओनली फोरम जहाँ पे ये चीजें डिस्कस हो सकती है। आप लोगों के सिर्फ बेसिक अगर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो क्लियर होंगी। आगे की लेवल पे फिर आप जैसे कोई दूसरे जो है वो हायर एग्जाम्स के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो उसकी ज्यादा डिटेल्स जो है वो पढ़ सकता है, लेकिन फॉर यूर लेवल, फाइनल ईयर की लेवल तक अगर आपको ये बेसिक चीजें समझ आती हैं तो दिस इज मोर देन मतलब मोर देन इनफ फॉर यू पीपल। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होगा कि बॉडी के अंदर या तो एसिड ज्यादा रिमूव हो, दूसरा काज होता है एक्सेसिव अल्कली इंटेक, ठीक है। अल्कलोसिस है, पीएच बढ़ रहा है, तो या तो एसिड ज्यादा बॉडी से रिमूव हो। अब ये है इंक्रीज लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से एसिड किस फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट होता है। पेशेंट जिनको अगर एक्सेसिव वोमिटिंग्स हो रही है तो जो आपका स्टमक की सिक्रीशन है दे आर रिच इन HCl। HCl इज एन एसिड, एसिड ज्यादा रिमूव होगा तो भी अल्कलोसिस होगा। या अगर किडनी से जो है वो ज्यादा एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। एंड एक्सेसिव अल्कली इंटेक, एक्सेसिव अल्कली इंटेक किस कंडीशन में होता है, जैसे कि आपकी जो एंटासिड्स जो भी सस्पेंशन होती है दे आर रिच इन बाइकार्बोनेट या अल्कलीज, तो अगर उसकी एक्सेसिव इंजेशन हो तो वो भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवा सकती है। अब हमारे जो है ना वो स्टेप्स जो है वो क्या होंगे, ठीक है। हमें पहले तो नॉर्मल वैल्यूज का पता है, ये वही चीजें हमने जो डिस्कस की है कि PO2 जो है वो 80 to 100 के बीच में होता है, pH 7.35 to 7.45 होता है, ये PCO2 की नॉर्मल वैल्यू है, और ये बाइकार्ब की। और वैल्यूज जो है वो जिस
किस तरह से चेंज हो तो हम वो उसको एसिडोसिस या अल्कलोसिस करेंगे। अब यही एक स्लाइड अगर आप इसको रिपीटेडली जो है वो उसको याद करेंगे, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ कुछ नंबर्स हैं जो कि क्लियर होंगे तो आपकी सारी चीजें जो वो क्लियर हो जाएंगी। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन एबीजी इंटरप्रिटेशन? सबसे पहला स्टेप ये है कि वी हैव टू एग्जामिन द PO2 एंड SPO2। फर्स्ट स्टेप में हम लोग we will examine PaO2 and SpO2 to determine PaO2 and SaO2। एसिड बेस स्टेटस तो हमने देखना है, लेकिन हमने ऑक्सीजनेशन जो है ना उसको भी देखना है। तो एग्जामिन द PaO2 and SpO2 कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, लो PaO2 और SaO2। अब PaO2 कम है या SpO2 कम है तो इसको हम कहेंगे कि पेशेंट को हाइपोक्सिया है। और अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब कि पेशेंट को नॉर्मल जो ऑक्सीजन स्टेटस है दैट इज नॉर्मल। तो पहले स्टेप में हमने पेशेंट की ऑक्सीजन स्टेटस जो है उसको डिटरमाइन किया कि वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। फिर दूसरे स्टेप में हम लोग पीएच देखेंगे। तो पीएच जो है अगर नॉर्मल है 7.35 टू 7.45 के बीच में तो दिस इज नॉर्मल। अगर कम है लेस देन 7.35 इट इज एसिडोसिस। अगर ग्रेटर देन 7.45 है तो इट इज अल्कलोसिस। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि अब एक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब वो हमें डिटरमाइन करना है कि वेदर इट इज, एक तो ये कि पीएच ही नॉर्मल हो तो बस ठीक है, लेकिन अगर पीएच अब नॉर्मल है तो या रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन है और मेटाबॉलिक, वो आपको कैसे पता चलेगा जब आप PCO2 और बाइकार्ब को जो है वो देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन जैसे हमने अभी पहले डिस्कस भी किया, अगर आपका पीएच अब नॉर्मल है और आपका PCO2 जो है वो अफेक्टेड है तो इसका मतलब कि रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन है। और मेटाबॉलिक हम जब सस्पेक्ट करेंगे जब आपका बाइकार्ब जो है वो अफेक्टेड होगा। तो फर्स्ट स्टेप डिटरमाइन ऑक्सीजन स्टेटस, सेकंड स्टेप पीएच वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, थर्ड स्टेप कि रेस्पिरेटरी इन ओरिजिन है या मेटाबॉलिक इन ओरिजिन है, देन फोर्थ स्टेप अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हम ये देखेंगे कि पेशेंट जो है वो जो है उसमें कंपनसेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, ठीक है। बॉडी के अंदर जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो ऑलवेज वर्किंग, ठीक है। बॉडी जो है वो कंपनसेट करने की पूरी कोशिश करती है, यानी कि अगर आपका रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है तो किडनी जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है और ये वाइस वर्सा होता है। इसी तरीके से अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो लंग्स ट्राई टू कंपनसेट। अब वो कंपनसेशन किस तरह से होती है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन कंपनसेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड है जिसमें पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलेशनशिप दिखाई हुई है कि रफली अगर पीएच आपका ये है तो PCO2 आपका कितना जो है वो होना चाहिए। तो जब आपका नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस होता है और 7.40 आपका होता है पीएच, तो उसके साथ PCO2 जो है वो राउंड अबाउट 40 के करीब होता है, ठीक है। अब ये बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। एसिडोसिस है तो जो है वो अभी हम लोग जो है वो इसमें कंपनसेशन और उसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा है, लेकिन पहले हमें उसकी थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो क्लियर हो। तो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार कि रेस्पिरेटरी जब डिसऑर्डर होगा तो किडनी जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करेंगी, और अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो फिर आपकी लंग्स जो है वो कंपनसेट करेंगे। अब ये कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो कि आप नेट से बहुत इजीली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करें जस्ट टू सी कि आप लोगों की कितनी जो है ना इसमें रिफ्लेक्सेस जो है वो बन गए। अब पीएच है 7.30 तो अंडरस्टूड वेरी ऑब्वियस दिस इज एसिडोसिस। अब PCO2 इसमें बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या हो रहा है, पीएच जो है वो नॉर्मल से बढ़ा हुआ है 7.50 है,
और PCO2 जो है वो बॉडी वॉश आउट कर रही है 38, उसका मतलब दिस इज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। दिस इज जस्ट टू गिव यू आइडिया कि अभी हम लोगों ने जो नंबर्स देखे हैं कि ये इस तरह से होंगे, वो प्रैक्टिकली डिसऑर्डर में किस तरह से होंगे। 7.30 का मतलब है अगेन दिस इज एसिडोसिस, बट दिस इज मेटाबॉलिक इन ओरिजिन, क्योंकि PCO2 तो आपका नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है, 35 to 45 के बीच में था, दिस इज नॉर्मल, बट बाइकार इज रिड्यूस, सो दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर पीएच जो है वो अल्कलाइन है एंड द बाइकार इज 30। हमने देखा कि बाइकार की जो नॉर्मल रेंज थी 22 to 27 थी, तो 30 का मतलब है कि अल्कलोसिस इज बिकॉज द एक्सेसिव बाइकार। So in respiratory condition, kidney will attempt to compensate and vice versa. In chronic respiratory acidosis, chronic जो आपकी respiratory condition होती है उसमें किडनी जो है वो क्या करती है, किडनी हाइड्रोजन को ज्यादा एक्सक्रीट करती है और ज्यादा बाइकार को एब्जॉर्ब करती है, ताकि पीएच जो है वो आपका जितना नॉर्मल की तरफ हो सके वो मेंटेन हो। अब रेस्पिरेटरी जो कंपनसेशन होती है वो ऑब्वियसली बहुत रैपिड होती है, विद इन मिनट्स जो है वो स्टार्ट होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ हाइपर वेंटिलेशन होती है, तो वेंटिलेशन का रेट जो है विद इन मिनट्स चेंज होता है। लेकिन जो किडनी की कंपनसेशन है इट टेक्स टाइम, आवर्स उसमें लगते हैं, क्योंकि ये जो सारे बफर्स हैं उनको एब्जॉर्प्शन और उनकी जो एक्सक्रीशन है वो उसमें सारे में जो है वो टाइम लगेगा, जो कुछ एंजाइम सिंथेसिस हो रही है दैट विल टेक टाइम। तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन रैपिड होती है एंड रीनल कंपनसेशन ये वो थोड़ा सा लेट होती है, लेकिन दैट इज मोर इफेक्टिव, ज्यादा पावरफुल होती है। मिक्स्ड एबनॉर्मलिटीज की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं, कुछ हमने अभी तक जो डिसऑर्डर डिस्कस किए दे आर सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें एसिड बेस एबनॉर्मल डिसऑर्डर मिक्स भी होते हैं, यानी एक पेशेंट को एक से ज्यादा एसिड बेस डिसऑर्डर है, लेकिन ये आप लोगों की स्कोप के बहुत आगे वाली चीज है और आप लोगों को कंफ्यूज हम बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, तो अभी हम उन चीजों की तरफ जो है वो नहीं करेंगे। अगर कुछ सिंपल जो है वो आप लोगों के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर कोई भी हम आप लोगों को दे देंगे और आपको यू शुड बी एबल टू, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज जो इस सिनेरियो से क्लियर हो रही है कि एबीजीज में बाज़ दफा टेक्निकल जो है वो एरर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एबीजीज के। अब जैसे सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग में कोई एरर है, जो आर्टीरियल सैंपल हम लेते हैं हम उसको इमीडिएटली सेंड करते हैं इन इन आइस बैग। आइस बैग में वो आर्टीरियल सैंपल हम भेजते हैं, वो जो सिरिंज होती है वो हेप्रोनाइज्ड होती है, उसमें पहले से हेपरिन डली होती है और हम सैंपल लेते हैं ताकि वो सैंपल जो है वो क्लॉट ना हो जाए और आइस में सेंड करते हैं। सारे प्रोसेस में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, सैंपल जो है वो डिले से जाता है, हेपरिन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो, तो एबीजीज की इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे एरर जो है वो आ सकते हैं। तो टेक्निकल एरर्स भी पॉसिबल होते हैं। अब ये आप इस तरीके से पिक करेंगे, आप जब रिपीटेडली एबीजीज की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये जो है वो टेक्निकल एरर है रादर देन द ट्रू एसिड बेस डिसऑर्डर। कुछ सिंपल इसमें डिसऑर्डर्स है, हम उसको जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक सिनेरियो है कि एक 76 ईयर ओल्ड मेल है, फीमेल है विथ डॉक्यूमेंटेड क्रोनिक हाइपरकेप्निया। डॉक्यूमेंटेड क्रोनिक हाइपरकेप्निया का मतलब है कि इस पेशेंट को जो है वो क्रोनिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर बिकॉज ऑफ सीओपीडी, ठीक है। सीओपीडी इज अ कॉमन कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर और ये पेशेंट जो है वो आईसीयू में है फॉर 3 days एंड बीइंग ट्रीटेड एज निमोनिया। अब शी हैज बीन स्टेबल फॉर द पास्ट 24 आवर और इसको अब जो है वो स्टेप डाउन किया गया आईसीयू से दूसरी जानब या एचडीयू में। अब पेशेंट की एबीजीज कुछ इस तरह से, पीएच इज 7.44, तो
पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर है, लेकिन PCO2 आप देखें पेशेंट का बढ़ा हुआ है 63, PO2 52 है जो कि नॉर्मल से कम है, बाइकार्ब इज 42, ऑक्सीजन सैचुरेशन 86। पहले स्टेप में जो हमने कहा हम पेशेंट की ऑक्सीजनेशन को असेस करेंगे, तो ऑक्सीजन इज लो, तो हाइपोक्सीमिया पेशेंट को जरूर है, क्योंकि आपका PO2 भी रिड्यूस्ड है 52 है और SaO2 भी रिड्यूस्ड है। पीएच तो आपका नॉर्मल है, पहली चीज हाइपोक्सीमिया पेशेंट को है, पीएच पेशेंट मेंटेन कर रहा है, बट PCO2 इज वेरी हाई, 63 का PCO2 है जो कि किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है। दूसरी चीज आप देखेंगे इसमें बाइकार्ब जो है ना ये भी बढ़ा हुआ है। अब ये है क्रॉनिक वेंटिलेटरी फेल्यूर या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी ये पेशेंट है, इसको पुरानी COPD है और इस पेशेंट का PCO2 जो कि बहुत अरसे से बढ़ा हुआ था, इसीलिए बॉडी ने कंपनसेशन जो है वो की है और उसका PCO2 जो है वो PCO2 तो बढ़ा हुआ है लेकिन साथ में बाइकार्ब भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए पेशेंट का पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है। तो ये दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कॉम्पनसेटेड जो है वो डिसऑर्डर किस तरह से होते हैं। टेक होम मैसेज जो है वो क्या है, आई विल रिकमेंड यू कि आप लोग जो है ना इसकी जो सिनेरियोज है उसको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि अभी हम लोगों ने एबीजीज के जस्ट बेसिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं, और इसको वैसे एबीजी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, या उसको पढ़ाना भी जो है ना वो काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये कि उसको हमने बहुत शार्ट स्पेन में जो वो किया है उसमें सिर्फ उसकी नॉर्मल जो है ना फिजियोलॉजी डिस्कस की ताकि आपको कुछ बेसिक्स उसके जो है वो क्लियर हो जाए। तो टेक होम मैसेज जो है वो हमारा क्या होगा, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैन बी गेन, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना हम लोग गेन कर सकते हैं पेशेंट की जो है ना फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। ठीक है, रिमेंबर दैट एबीजी एनालिसिस इज ओनली पार्ट ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, हम पेशेंट को एज अ होल असेस करेंगे, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसकी एबीजी देखेंगे, पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखेंगे, उसकी क्लिनिकल पैरामीटर देखेंगे, उसकी बाकी भी सारी लैब्स देखेंगे, तो इट इज only part of the patient assessment. तो always be systematic with your analysis. ठीक है, start with ABCs, जैसे हम लोगों ने एक्सरेज का पढ़ा था कि एक्सरेज हम किस तरह से पढ़ेंगे, या हर चीज का एक स्कीम या सिस्टम होता है, इसी तरीके से एबीजीज के अंदर भी एक स्कीम है जो फॉलो करनी है, जो हमने डिस्कस की है। स्टेप 1 में ऑक्सीजनेशन को असेस करना है, देन पीएच को करना है, देन बाइकार्ब एंड PCO2, तो यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इरेटिक होंगे या स्टेप्स को आप लोग मिक्सअप करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो इट विल नॉट हेल्प यू। क्विक असेसमेंट ऑफ पेशेंट ऑक्सीजनेशन कैन बी अचीव विद अ पल्स ऑक्सीमीटर, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए आपके पास एबीजीज होना जरूरी नहीं है, आप सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर से भी SpO2 जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी जो वेरिएबल है उसके लिए आपको एबीजीज, आपके पास एबीजीज होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इट इज a complicated thing to understand, but it just takes a little practice, थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करें तो it's not any kind of a magic, बस उसकी बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो, एंड देन यू कीप डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द सिनेरियोस, जो कि आप इंटरनेट से इजीली डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं, एंड देन डिस्कस अमंगस्ट यू, आप एक दूसरे को सिनेरियोस दो, एक दूसरे को टास्क दो कि व्हाट कुड दिस बी। आप लोगों को जो सिनेरियोस देते हैं इस लेवल पे, वो भी जनरली उसको हम लोग बहुत सिंपल रखते हैं, उसमें हम कोई कॉम्प्लिकेटेड या मिक्स डिसऑर्डर नहीं रखते, सिंपल डिसऑर्डर सिंपल कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर नॉर्मल आप लोगों को सारी चीजें बेसिक्स और फिजियोलॉजी क्लियर है तो वो आप लोग बहुत इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू डिस्कस। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर ये कुछ प्रैक्टिस एबीजीज भी है, तो इवन ये भी आपको बहुत हेल्प कर सकती है, तो यू कैन डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन, ताकि इसके आगे इसके आंसर्स भी है, बट द गुड थिंग विल बी कि पहले आप इसको खुद से जो है वो सॉल्व करो, रिमेम्बर इसके आंसर्स आप देखो, इसमें सिंपल ही चीजें रखी हुई है, कोई मिक्स डिसऑर्डर जो है वो नहीं हुआ, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। Okay, so if there are no questions then we are finishing on over here, so
बाकी भी अगर आपको इन जो है वो क्वेश्चंस के बाद कोई चीज जहन में है, एनी एम्बिग्विटी और एनी क्वेश्चंस, so you can discuss at some other forum as well. Thank you very much.